तो अभी तक हमने जो आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा था कि किस तरीके से जो विदेशी कंपनी भारत में आई, उन विदेशी कंपनियों ने एक तरीके से व्यापार के बहाने आकर भारत में क्या किया, साम्राज्य बनाना चालू कर दिया। और वो जो कंपनी थी, कंपनी क्या करने लगी, यहाँ की शासक बनने लगी। तो आज हम पढ़ेंगे जो बाटल ऑफ प्लासी है, बाटल ऑफ प्लासी के बारे में, बक्सर के बारे में, और किस तरीके से बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर जो गवर्नर है कंपनी के द्वारा जो नियुक्त किए गए, उन गवर्नरों ने किस तरीके से बंगाल में द्वैध प्रणाली लागू की। बाटल ऑफ प्लासी 1757, कॉजेस ऑफ द बाटल ऑफ प्लासी। इसका जो कारण है वो ये है कि ये नवाब के बीच और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच होगा। कंपनी क्या करेगी, कलकत्ता की किलेबंदी करेगी, और उसके समय जो नवाब है सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, वो ये करेगा कि वो दोनों कंपनी, फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी, दोनों को मना करेगा कि वो क्या करे, किलेबंदी करना बंद करे। फ्रेंच कंपनी तो मान जाएगी लेकिन ब्रिटिश कंपनी नहीं मानेगी। इस पर जो नवाब है वो अंग्रेजों को हरा देगा, कलकत्ता पर एक तरीके से घेर लिया जाएगा, उस अंग्रेजों को हराया जाएगा और अलीपुर की संधि होगी। आगे चलकर रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास में जब इसकी सूचना मिलेगी तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, और उस सेना ने बाटल ऑफ प्लासी में इनको क्या किया, पराजित किया। हालांकि ये जो युद्ध है इसको युद्ध ना कहकर एक तरीके से षड्यंत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में जो है जो सेनापति है सिराजुद्दौला का मिर्जाफर, वो क्या है, अंग्रेजों के पक्ष में बिक गया था। अब इसमें जैसे रीजन देखें तो फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता बाय द ब्रिटिश विदाउट द नवाब परमिशन, ये है। और इसके बारे में यानी इसी मैटर से रिलेटेड जब कलकत्ता पे अटैक हुआ था तो एक ट्रेजेडी है जिसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना। और ये बताया किसने, ये हॉलवेल जो है वो बताते हैं कि एक 24 फुट का कमरा है, उसमें 136 लोगों को सिराजुद्दौला ने क्या क्या बंद कर दिया, जिसमें से 120 लोग मारे गए, और जो लोग बचे उनमें एक हॉलवेल भी था। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, दुष्प्रचार किया, किसके खिलाफ, सिराज के खिलाफ, ताकि जो अंग्रेज है, अंग्रेज नवाब के विरुद्ध क्या हो सके, एकत्र हो सके। और जो ब्रिटेन की जनता है, ब्रिटेन की जनता भी क्या करे, सपोर्ट करे। और ये बताया गया कि जून 1756 में ये घटना हुई, और उसके बाद क्या होगा, जो अंग्रेज है, पूरी अंग्रेज लोग ये कहने लगे कि इसका बदला लिया जाए। अब इसी के बाद में बाटल ऑफ प्लासी होगा। प्लासी गांव के पास, कलकत्ता के निकट है जो, और भागीरथी नदी के किनारे है। कब? जून 23, 1757। मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड वाज रूलिंग द एम्पायर व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय जो मुगल एम्परर है वो कौन है, आलमगीर द्वितीय। सिराजुद्दौला's आर्मी विद 50,000 soldier, 40 cannon and 10 war elephant were defeated by 3,000 soldier। यानी सिराजुद्दौला की जो आर्मी है उसमें 50,000 सैनिक है, और क्लाइव की सेना में 3,000 सैनिक हैं। फिर भी क्लाइव जीता। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि सिराजुद्दौला की तरफ से ज्यादातर लोगों ने क्या किया, युद्ध में भाग ही नहीं लिया, और केवल मीर मदान और मोहनलाल, इन दोनों की नेतृत्व की जो टुकड़ियां थी उन्होंने युद्ध किया, और ये दोनों क्या हुए, युद्ध में मारे गए। अब इस युद्ध के बाद ये होगा कि मिर्जाफर को बना दिया जाएगा नवाब, और मिर्जाफर बदले में क्या करेगा, अंग्रेजों को, जो अंग्रेज कंपनी के अधिकारी है उनको रियायतें देगा, उनको छूट दी जाएगी, और साथ में जो खजाना है हर्जाने के तौर पे उससे एक बड़ी रकम दी गई। तो जैसा कि आगे चलकर कई अंग्रेज इतिहासकारों ने यह लिखा कि प्लासी के युद्ध के बाद जो मिर्जाफर है वो अंग्रेजों के लिए क्या बन चुका था, एक
यानी एक ऐसी थैली बन चुका था जिसमें अंग्रेज जब चाहते हाथ डालते और उससे कुछ ना कुछ रकम निकाल सकते थे। बैटल ऑफ बक्सर। अब इसके बाद ये होगा कि 1760 में जो है मिर्जाफर, जो अंग्रेजों की जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं बढ़ती रहेंगी दिन पर दिन। उनकी जो इच्छाएं हैं वो ये होंगी कि और ज्यादा से ज्यादा वो मिर्जाफर से वसूल सके। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको लगेगा कि अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अंग्रेज क्या करेंगे कि जो उसका दामाद है मीर कासिम, उसको नवाब बनाने के लिए उससे कहेंगे कि वो अपनी गद्दी को छोड़ दे। अब मीर कासिम को नवाब बनाएगा और मीर कासिम ने क्या किया, फिर अंग्रेजों को कुछ छूट प्रदान की। लेकिन जो मीर कासिम है, मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और उसने जो राजधानी है, राजधानी जो पहले मिदनापुर थी, यानी जो पहले आज का जो बंगाल है वहां पे है, वहां से राजधानी परिवर्तित करके जो आज बिहार है वहां के एक स्थान पे ले आएगा। दूसरी चीज जो उसने की, उसने सबसे पहले तो ये किया कि सब पर जो अंग्रेजों को जो दस्तक मिली है उसका वो सही से प्रयोग करें और उसका दुरुपयोग ना करें, इसके बारे में वो किया। तीसरी चीज उसने जब ये देखा कि अंग्रेज जो है मिसयूज कर रहे हैं ट्रेड प्रिविलेज का, तो उसने जितने भी भारतीय हैं, भारतीय व्यापारियों पर जो टैक्स लगा हुआ है और जो अंग्रेज दस्तक बेचकर उनसे कमा रहे हैं, इस वजह से उसने भारतीय व्यापारियों पर भी जो दस्तक व्यवस्था है, जो टैक्स देने की व्यवस्था है, उसको खत्म कर दिया। अर्थात जो आज फ्री ट्रेड की पॉलिसी है, तो सबसे पहले फ्री ट्रेड की पॉलिसी उसने स्टार्ट कर दी कि किसी भी भारतीय व्यापारी को भी जो बंगाल का क्षेत्र है, पूरे बंगाल के क्षेत्र में जिसमें आज का उड़ीसा, बिहार और असम भी शामिल था, तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, द बैटल वाज द रिजल्ट ऑफ मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेज ग्रांटेड बाय द नवाब ऑफ बंगाल एंड आल्सो द कॉलोनियलिस्ट ambitions of East India Company. Causes as the result of Battle of Plassey, Sirajuddaulah was dethroned as the Nawab of Bengal and was replaced by Mir Jafar. After Mir Jafar became the new Bengal Nawab, the British made him their puppet, but Mir Jafar got involved with Dutch East India Company. Mir Qasim, son-in-law of Mir Jafar, was supported by the British to become the new Nawab. And under the pressure of the company, Mir Jafar decided to resign in favor of Mir Qasim. A pension of rupees 1500 per annum was fixed for Mir Jafar. Mir Qasim wanted to be independent and shifted his capital to मुंगेर। अर्थात जैसे मैंने बताया कि ये जो राजधानी है, तो राजधानी क्या करेगा, मुर्शिदापुर से यानी जो कलकत्ता के पास है मुर्शिदापुर, वहां से स्थानांतरित करके मुंगेर ले आया। He also hired foreign experts to train his army, some of whom were in direct conflict with the British. कुछ विदेशी जो है उनको अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए रखा। These factors fueled the English to overthrow him and war broke out between Mir Qasim and the company in 1763. अब 1763 में इनके बीच युद्ध होगा और हेक्टर मुनरो जो है लेड द बैटल फ्रॉम द इंग्लिश साइड। इन्होंने क्या किया, बक्सर का जो युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया। When the battle broke out in 1763, English gained successive victories at, अब अंग्रेज जो है वो जीतने लगेंगे और मीर कासिम क्या होगा, अवध की तरफ भाग जाएगा। ही प्लान, और एक तरीके से वो क्या करेगा, अवध के नवाब, मुगल शासक और खुद मिलकर एक संगठन बनाएगा ताकि अंग्रेजों को पराजित किया जा सके। मीर कासिम सोल्जर met the English army troop directed by Major Munro in 1764. The joint army of Mir Qasim were defeated by the British. Mir Qasim absconded from the battle and the other two surrendered to the English army. The battle of Buxar ended with the Treaty of Allahabad. अब 1764 में बक्सर के मैदान में, जो आज अगर हम जिसकी बात करें तो जो बिहार है, बिहार के आरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है बक्सर, तो वहां पर क्या होगा कि अंग्रेज सेना
और मीर कासिम की जो संयुक्त सेना है, जिसमें अवध की भी सेना है और मुगल नवाब जो है उनका भी नेतृत्व है, तो इन तीनों की मिलके जो सेना है, इनके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ कि मीर कासिम जो है वो हार गया और वो वहां से क्या होगा, भाग जाएगा। उसके अलावा जो दो लोग हैं, अवध के जो नवाब हैं और मुगल नवाब हैं, ये क्या है, ये सरेंडर कर देंगे इंग्लिश आर्मी के सामने। और युद्ध अंत कब, किस संधि के द्वारा हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। इसके द्वारा एक तरीके से युद्ध का अंत हो जाएगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इलाहाबाद की संधि जो है पहले दो लोगों के साथ अलग अलग हुई। सबसे पहले ये अवध के नवाब के साथ हुई, फिर दूसरी जो संधि हुई वो हुई मुगल शासक के साथ। और यदि मीर कासिम मिला होता तो शायद उसके साथ भी संधि होती। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला, यानी इसमें सिराजुद्दौला नहीं है। सिराजुद्दौला कौन है, वो बंगाल का नवाब है। सुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब है। तो इसमें क्या होगा कि इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले हैं उनको क्या कर देगा, ये अंग्रेजों को सौंप देगा। और 50 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे, क्षति के तौर पे, जो इंडेमनिटी है उसके तौर पे किसको दिया जाएगा, अंग्रेजों को दिए दिए किसने, सुजाउद्दौला जो है। अब दूसरा जो ये करेगा वो ये करेगा कि जो बनारस के जमींदार हैं उनको बनारस में जो बलवंत सिंह है उनको फुल पोसेशन दे दिया जाएगा, पूरा कब्जा दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। ये तो हो गई पहली संधि। अब अंग्रेजों ने इसमें ये बुद्धिमानी नहीं की कि उनको इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र मिला है वो उसको क्या करेंगे, मुगल नवाब को दे देंगे। 50 लाख उन्होंने कंपनी यानी एक तरीके से जो अवध के नवाब हैं इनसे पाए थे। अब जब उन्होंने ये क्षेत्र मुगल शासक को दिए तो मुगल शासक ने क्या किया कि इन्हें दीवानी राइट दे दिए। कहां पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कितने रुपए में, 26 लाख रुपए में। और इसी तरीके से जो निजामत है, निजामत के कार्य के लिए क्या होगा, वो लोग जो बंगाल के शासक है वहां से पा जाएंगे। तो इस तरीके से बंगाल में क्या होगा, आगे चलकर 1765 में ये हुआ कि वहां पे द्वैध शासन लागू हो गया। इट वॉज स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 एंड एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, फॉलोड बाय सब्सिडरी अलायंस। अब 1765 में ये जो द्वैध शासन चालू हुआ, इसका खात्मा कौन करेगा, इसका खात्मा किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। और इसके बारे में यदि हम चर्चा करें, अंडर दिस सिस्टम द दीवानी राइट वर अंडर द ब्रिटिश, अंडर दिस राइट ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। जितने भी आर्थिक निर्णय होते थे वो कंपनी लेती थी। और दूसरी जो चीजें हैं, जैसे कि जो कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, वो नवाब पर थी। अब नवाब के पास क्या है, पैसे हैं नहीं, लेकिन उसको कार्य करने हैं। तो अगर कुछ भी जिम्मेदारी होगी, कुछ भी दायित्व होगा, तो वो आएगा नवाब के पास। लेकिन पैसे किसके पास आ रहे हैं, कंपनी के पास आ रहे हैं। जैसा कि बाद में एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा कि 1765 से लेके 1775, जो 1772 है, 1765 के बाद जब भारत में द्वैध शासन लगा, उस समय भारत में शासन करने वाली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, विश्व में सबसे भ्रष्ट क्या थी, सरकार थी। और ये लिख कौन रहा है, एक ब्रिटिश व्यक्ति ही लिख रहा है इसके बारे में। अब द्वैध शासन में आगे क्या किया गया, तो 2 डेप्यूटी दीवान अपॉइंटेड बाय कंपनी, तो जो उप दीवान है ये नियुक्त किए गए। एक है मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। निजामत जिसे कहते हैं, आल्सो कॉल्ड फौजदारी, राइट्स वॉज अंडर द नवाब ऑफ बंगाल। यानी जो जितने भी फौजदारी वाले वो हैं, जैसे कभी कोई विवाद हो गया या प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, ये किसके पास रही, ये बंगाल के नवाब के पास रही। अर्थात जिम्मेदारी उन्हें निभानी थी और उनके पास पैसे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि जो टैक्स आ रहा है वो किसके पास जा रहा है, अंग्रेजों के पास। Under this right, all the police and judicial decisions were taken by Nawab of Bengal. This system made the Indian rulers a puppet of the company.
However, this system was financially beneficial for the company, but it also led to great losses for the company. The com- the company officials become corrupt. They started their private trade because they had full right over their territories. It caused great criticism for the company's administration in Britain. That is why in 1772 Warren Hastings did away with this system. यानी ये जो सिस्टम है इसने कंपनी को क्या कर दिया, भ्रष्टाचार पूर्ण बना दिया। और इसके द्वारा क्या होगा कि कंपनी को नुकसान भी काफी होगा, यानी कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी के कर्मचारी क्या है, भ्रष्टाचार करके फायदे में जा रही हैं। तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट जो ट्रेड है वो राइट मिल गया और वो कंपनी के बहाने अपना व्यापार कर रहे हैं। इसी वजह से जो कंपनी का प्रशासन है, कंपनी का प्रशासन पर क्या होगा कि ब्रिटेन में इसकी आलोचना की गई और आगे चलकर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सिस्टम को ही समाप्त कर दिया। अब हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। 1772 से लेकर 1785 तक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक नियामक कानून बनाया गया जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। और ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे की यदि हम कहानी देखें तो वो ये है कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स शासक बना उसके पहले 1770-1772 के बीच में ये हुआ कि कंपनी घाटे में चल रही थी। और जब कंपनी घाटे में चल रही थी और कंपनी के जो कर्मचारी जाते थे यहां से कार्य करके वहां पर, तो उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती थी। तो इस पर जब कंपनी घाटे में है तो कंपनी ने जो वहां की जो सरकार है उससे क्या किया, लोन की डिमांड की। और जिस कंपनी के कर्मचारी अच्छे खासे फायदे में चल रहे हो और वो कंपनी घाटे में हो, सरकार अगर लोन देगी तो उस पर कुछ कंडीशंस लगाएगी। और उन कंडीशंस में ये था कि जो कंपनी है उसका रेगुलेशन जो है वो, अब रेगुलेशन के लिए कानून कौन बनाएगा, तो उसके लिए कानून बनाएगी कौन, सरकार। तो इसीलिए कहा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पारित किया गया। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट the affairs of the East India Company in India. Governor of Bengal was made the Governor General of Bengal, यानी जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और जो मद्रास की सरकार है, गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे, इनको क्या किया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी पहले यह था कि बंगाल की सरकार अलग है, मद्रास की सरकार अलग है, बॉम्बे की सरकार अलग है। अब बॉम्बे की सरकार, मद्रास की सरकार को बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया, उसको एक तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स, और पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स को इस तरीके का क्या किया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, एस्टैब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। यानी सर एलिजा इम्पे के नेतृत्व में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से पहली बार की गई। और ये सुप्रीम कोर्ट कब बना, 1774 में सर एलिजा इम्पे इसके जो है पहले चीफ जस्टिस बने। हाइड, चैम्बर्स, लिमेस्टर, ये तीन लोग क्या होंगे, अन्य जज होंगे। इट वॉज ब्रिटिश इंडियाज हाईएस्ट कोर्ट फ्रॉम 1774 टू 1862, 1774 से लेके 1862 तक ये क्या होगा, ब्रिटिश भारत की हाईएस्ट कोर्ट होगी। सर्वेंट ऑफ कंपनी वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, यानी जो कंपनी के कर्मचारी हैं जो अपना निजी व्यापार कर रहे हैं उस पे क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों, क्योंकि इस निजी व्यापार की ही वजह से कंपनी को क्या होता था, घाटा होता था। और कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे, करप्शन करते थे और दिन पर दिन उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जा रही थी। आगे क्या हुआ कि जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इन 1772 ही इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट
collector. He divided Bengal into two districts. The district collector used to collect revenue from the district and give it to British. Slowly they were given administrative powers and in modern India they are known as district magistrate. 1772 में ये हुआ कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो जिले में कर के संग्रह करने का प्रमुख अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस पद को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और इसने बंगाल को क्या किया, जिलों में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त कर दिया गया। अब धीरे धीरे इसे प्रशासनिक शक्तियां भी दे दी गई, उस जिले में पूरी प्रशासनिक शक्ति का जो हेड होता था इसे ही बना दिया गया। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर जुडिशियल राइट। पहले क्या होता था, जो जमींदार है उनको न्यायिक अधिकार होते थे। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को इसके माध्यम से पहली बार इस्टेब्लिश किया गया। ही स्टार्टेड, यानी जो वॉरेन हेस्टिंग्स इसने क्या किया, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट स्थापित किया। जो सिविल कोर्ट है इन्हें दीवानी कहा गया, क्रिमिनल को फौजदारी कहा गया। दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा कि दीवानी अदालत बनेगी, फौजदारी अदालत बनेगी और उसके बाद जो इनसे मुकदमे होंगे, जब कोई डिसीजन आएगा, जजमेंट आएगा, तो उस पर जो अपील होगी उसके लिए कलकत्ता में क्या किया गया कि सदर दीवानी और निजामत अदालत, एक तरीके से जो अपील ग्रहण करने वाले कोर्ट थे, इनकी स्थापना हुई। दूसरी जो चीज हुई, रिफाइंड हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, ए ट्रांसलेशन ऑफ द लॉज कोड इन संस्कृत अपीयर्ड इन 1776। अब 1776 में इसने ये किया, एक कोड ऑफ जंटू लॉज के माध्यम से जितने भी हिंदू लॉ थे उसको एक जगह क्या करवाया, संस्कृत से ट्रांसलेट करवा के कोडिफिकेशन कर दिया गया, एक जगह कर दिया गया। 1784 में जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसके माध्यम से यह हुआ, it was a regulating act named after the British Prime Minister William Pitt and was passed to address the shortcoming of the Regulating Act 1773. It distinguished between the commercial and political function of East India Company. यानी ये इसने जो सबसे मेन कार्य ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वाणिज्यिक अधिकार हैं और जो राजनीतिक अधिकार है, मतलब कंपनी का एक तरीके से विभाजन कर दिया कि उसके पॉलिटिकल जो कार्य है वो अलग हो, उसके कार्य करने के लिए अलग फंक्शन हो, और जो वाणिज्यिक व्यापार करने के लिए फंक्शन है वो कंपनी में अलग हो। इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ए ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम विद इन कंपनी वॉज स्टार्टेड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कंपनी में दो चीजें कर दी गई, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्या करेगा, पॉलिटिकल ड्यूटी देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, जो जिसमें 24 मेंबर होते थे, उसको मैनेज करने का वो दिया गया, क्या, कमर्शियल अफेयर्स। दिस एक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड अगर देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार, जिसकी मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होगी। ये किसने की, विलियम जोन्स ने 1784 में की। चार्ल्स विल्किंस ने जो भगवत गीता है उसका क्या किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया द गीता के रूप में। और वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट वॉरेन हेस्टिंगस वेंट अंडर इम्पीचमेंट प्रोसीजिंग आफ्टर ही रिटर्न टू ब्रिटेन ऑन द चार्ज ऑफ टेकिंग ब्राइब्स। यानी ये जब भारत से वापस गए तो इन पर क्या हुआ, इम्पीचमेंट लगाया गया, बर्क के द्वारा इन पर अभियोग लगाया गया, और जिसका 7 साल तक ट्रायल चला। ही वॉज फाइनली एक्विटेड, और बाद में क्या हुआ, 7 साल बाद उसका डिसीजन आया। An important event of this period, published in 1780 from Kolkata, was the first major newspaper in India, The Pioneer। यानी जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने कलकत्ता से पहली बार एक
न्यूज़पेपर पब्लिश किया 1780 में। कौन सा न्यूज़पेपर? द पाइनियर। 1770 से 1820 के बीच में उस समय एक और विद्रोह हुआ या एक मोमेंट उभरा जिसे हम कहते हैं सन्यासी अपराइजिंग। 1770 से 1820 इट was the practice of the sannyasi to collect alms and contribution from these zamindars during their religious travels. This was stopped when the zamindars found it too challenging to provide alms, since after paying the British their due, they were hardly left with anything substantial. The British considered the sannyasi looters and imposed restriction on the sannyasi, barring them from visiting holy places. यानी इसमें ये होगा कि जो सन्यासी हैं, पहले सन्यासियों को ये राइट मिला हुआ था कि वो कहीं भी उनके जो धार्मिक स्थान है वहां पर आए और अब यानी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, एक तरीके से वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारों को नियुक्त किया, जमींदारों की तरीके से उन्होंने न्यायालय बनाए, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया। तो इनके समय ये हुआ कि उनके जो आने जाने के स्थान है उन पे रेस्ट्रिक्शन का वो होने लगा। और दूसरा ये कि अगर वो कोई हथियार लेके चलते हैं या कोई जैसे उस समय के उसमें देखें कुल्हाड़ी वगैरह हो गई, या जैसे परशुराम है तो परसा लेके चलते थे, तो इस तरीके से अगर उस तरीके की कुछ चीजें लेके चल रहे हैं तो उन पे क्या किया गया? बैन लगा दिया गया। इस पर सन्यासी क्या करेंगे? विद्रोह कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यता जो है वो ये है कि हमें हमारे धार्मिक कृत्यों से रोका जा रहा है। जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक क्या है? अफीम है। ठीक। और यदि कोई सरकार क्या करे? धर्म पर रोक लगाने लगे तो उस देश में क्या होने लगता है? उस देश में विरोध होने लगता है और आगे चलकर ये क्या हो जाता है? काफी उग्र हो जाता है। तो इसी पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ, और ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास में क्या है? सन्यासी विद्रोह की पूरी कहानी लिखी हुई है। और इसी उपन्यास से अगर हम आगे की चर्चा करें तो हमारा जो इंडिया नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो इसी से लिया गया है। अब आगे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 1786 में गवर्नर जनरल बने और 1793 तक रहे। थर्ड एंग्लो मैसूर वार इनके समय हुआ। संस्कृत कॉलेज बनारस में ओपन हुआ जोनाथन डंकन के द्वारा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ, जितने भी कानून हैं उनको कोडिफाई किया इन्होंने। दीज कोड सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी जो प्रशासनिक कार्य है, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, कर से रिलेटेड कानून है, उसको इन्होंने अलग किया, उसके प्रशासन को, और न्याय प्रशासन को अलग किया। 1791 में इन्होंने ये किया कि जो पुलिस रिफॉर्म है वो किए गए और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने छोटे छोटे पार्ट में बांटा और वहां के एक तरीके से जिन्हें हम थाना कहते हैं, इंडियन सिस्टम को थाना में डिवाइड किया और उसमें एक जो हेड होता था, दरोगा जिसे कहा गया, उसकी नियुक्त कर दी। और जैसे 10 दरोगा हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, तो जिले में इस तरीके से उसको सब डिवीजन में पार्ट करके उनके ऊपर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बना दिया गया, जिसे कहा गया हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो जो पहले राइट मिले हुए थे जमींदार को, वो इन्होंने लेके पुलिस रिफॉर्म करके पुलिस फोर्स को ये राइट दे दिए। सिविल सर्विस इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, इसी वजह से इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। और इनका जो और कार्य है वो ये है कि ये क्या करेंगे कि जो भारत में सैलरी है कंपनी के कर्मचारियों की, उसमें इन्होंने वृद्धि कर दी। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये है कि कर्मचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो कम सैलरी होने की वजह से कर रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू डाई इन इंडिया, ये पहले गवर्नर जनरल है जिनकी मृत्यु क्या है? भारत में हो गई। यानी जो आज का गाजीपुर है वहां पे इनकी कॉर्नवालिस की क्या है? मजार है। और इनके द्वारा 1793 में एक चीज जो और हुई वो ये है कि जमींदारी सिस्टम जो है, इनके द्वारा जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। तो इस तरीके से आज हमने जो
प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध के बारे में जाना, बक्सर के युद्ध के बारे में जाना, रॉबर्ट क्लाइव और जो द्वैध शासन प्रणाली है उसके बारे में जाना, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जाना और कार्नवालिस के बारे में जाना। अब कल हम जो है सर जॉन शोर और वेलेस्ली और उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम ये जो आधुनिक भारत की सीरीज है इसको देखेंगे। धन्यवाद।